दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल बिल। दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में 19 संभल में हुए दंगे एक तरह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, योगी सरकार ने, जो संभल में अभी पिछले दिनों जो उपद्रव हुआ था उसको लेके एक 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठित की थी। तो उस न्यायिक समिति की रिपोर्ट के बाद में फिर ये जानकारी में आया है कि पता नहीं, वैसे तो ये कहा गया, वैसे तो न्यायिक समिति के जो सदस्य हैं वो जिसमें जैसे AK जैन हैं जो रिटायर्ड DG हैं, तो जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने तो कहा कि रिपोर्ट में क्या है ये हम बता नहीं सकते क्योंकि रिपोर्ट गोपनीय है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि रिपोर्ट कहीं ना कहीं लीक हुई, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी की कि रिपोर्ट में क्या है, और उसकी चर्चा अखबारों में भी हुई। और जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि एक तो यह है, उस बताया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में एक तो ये है कि हिंदुओं की आबादी को तरह तरह के हथकंडे अपना के और उसको कम किया गया। जब आज़ाद हुआ था भारत तब संभल में हिंदू 45% की हिंदुओं की संख्या 45% थी, लेकिन आज वो घट के केवल 15% रह गई। डेमोग्राफी को सुनियोजित ढंग से चेंज किया गया है, और जहाँ मुसलमान पहले कम संख्या में थे आज वो 80% से ज़्यादा हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बात ये कहा जाता है कि संभल को दंगों की प्रयोगशाला बना के रखा गया था। वो जो है पूरे 7 दशकों में संभल के में ये बताया गया 7 दशकों में 15 दंगे हुए, और उसमें बताया गया सबसे भयानक दंगा 1978 में था। उस दंगे में योगी जी ने तो विधानसभा में ये कह दिया था कि 184 लोग मारे गए थे। हालांकि इस बात की पुष्टि अन्य सूत्र नहीं कर पा रहे, जो आधिकारिक सूत्र भी हैं, अधिकारियों के माध्यम से भी जो जानकारी दी जा रही, तो कहीं तो ये बताया जा रहा है कि उस दंगे में 9 लोग मारे गए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बता पा रहे कि 24 लोग मारे गए थे। और उस दंगे की 29 मार्च 1978 को वो दंगा हुआ था, उस दिन शांत कर लिया गया था। लेकिन 30 मार्च को फिर कहा जाता कि फिर बहुत सुनियोजित ढंग से उस दंगे का दावानल सुलगा दिया गया, जिसकी चपेट में गांव तक आ गए थे। तो मतलब वो एक 30 मार्च को शुरू हुआ, तो और 2 महीने तक उसके कारण दंगा इतना भयानक था कि उसमें जो है 2 महीने तक कर्फ्यू रखा गया, तब जो है उसको वो दंगा नियंत्रित हो पाया है। अब दंगे में कितने मारे गए थे, अब योगी जी तो दावा कर गए, अब योगी जी की दावा कोई खंडन भी कैसे कर सकता है कि 184 लोग मारे गए थे, जो 184 हिंदू मारे गए थे, तो बहुत बड़ी संख्या है। और लेकिन अब आयोग ये कह रहा, जो समिति बनाई गई थी जांच समिति, वो ये कह रही कि इस दंगे से जुड़ी जो FIR थी, 169 FIR बताई जा रही है, 169 FIR दर्ज हुई थी उस समय संभल में, तो वो 169 FIR हमको नहीं मिल पा रही। एक तो कारण ये बताया जा रहा है कि उस समय संभल मुरादाबाद जिले के अंतर्गत था, तो उसका रिकॉर्ड हो सकता है कि मुरादाबाद पहुंच गया हो, तो मुरादाबाद से भी जानकारी मांगी गई। लेकिन मुरादाबाद में भी हमें लगता यही कि मुरादाबाद में भी इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। फिर आप किस स्रोत से योगी जी इस बात को कह रहे हैं कि 184 लोग मारे गए थे, अब ये तो वही जाने। लेकिन ये जो कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, तो और अगर 184 लोग मारे गए थे तो ये तो माना जाएगा कि हिंदुओं के साथ एक बड़ा अत्याचार हुआ था। तो फिर एक जिज्ञासा इस बात की उठती है और होनी चाहिए कि उस समय सरकार किसकी थी? क्या कोई हिंदू विरोधी सरकार थी इसलिए जो है हिंदू विरोधी ताकतों को ये इतना दुस्साहस करने का मौका मिलता है? अगर इस पर गौर करें तो 1978 में सरकार तो रामनरेश यादव की थी, मतलब जनता पार्टी की सरकार थी, और रामनरेश यादव जनता पार्टी, कई दलों के मिलय से जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो रामनरेश यादव तो लोकदल घटक के थे, लेकिन उसमें जनसंघ घटक का भी पर्याप्त उसमें भागीदारी थी। उसमें कल्याण सिंह, उसमें जो है वो केशीनाथ त्रिपाठी, उसमें हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जैसे दिग्गज लोग उस सरकार की कैबिनेट में विराजमान थे। अब दंगे जब हिंदुओं का ऐसा कत्लेआम हो रहा था, तो हो सकता है कि रामनरेश यादव ने, क्योंकि लोकदल को मुस्लिम वोट भी चाहिए होते थे, तो रामनरेश यादव ने जो मुख्यमंत्री थे वो जो है वो उन्होंने, हो सकता है कि उसमें उतनी कार्रवाई न कर पाई हो, वो उन्होंने अपने हाथ बांध लिए हों। लेकिन हिंदुओं के संरक्षण के लिए इन मंत्रियों को तो कुछ करना चाहिए था। कल्याण सिंह जैसे मंत्रियों को, केशीनाथ त्रिपाठी जैसे, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जैसे जो जनसंघ घटक के मंत्री थे, उनको तो जो है उसमें
पूरी ताकत लगा देनी चाहिए थी हिंदुओं के हितों की रखवाली करने के लिए। अगर रामनरेश यादव नहीं मान रहे थे तो उनको जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उनमें से किसी का भी इस्तीफा नहीं हुआ। कोई उन्होंने ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिसमें उन्होंने रामनरेश यादव के खिलाफ बगावत की हो, बल्कि वो तो रामनरेश यादव के मुख्यमंत्री हटने के बाद में भी 1980 तक, जब तक कि जनता पार्टी के जो अंतर्कलह है वो अपनी अंतिम परिणति पर नहीं पहुँच गई, तब तक वो जो है उसमें जुड़े रहे। सरकार में, बनारसी दासी सरकार में भी जुड़े रहे और सत्ता सुख का भी भोग करते रहे। तो फिर कैसे माना जाए कि वो जो है वो बहुत ही हिंदुओं के प्रति, जनसंघ में बहुत हिंदुओं के लिए प्रतिबद्ध नेता थे, ये कैसे माना जाए? तो अभी इस पूरा जो घटना चक्र चल रहा है, संभल पर न्यायिक समिति की रिपोर्ट को लेके जो इस तरह ये बहुत बहस करवाई जा रही, बहुत तेज बहस कराई जा रही, और जो मीडिया में जो है उसकी सुर्खियाँ बनवाई जा रही, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? अगर इस उद्देश्य पे गौर करें तो एक बड़ी चौंकाने वाली स्थिति सामने आती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी जी ये साबित करना चाहते हो कि ये जो आज जो उत्तर प्रदेश में आज जो हिंदुओं का दबदबा कायम हुआ है, आज जो उत्तर प्रदेश में किसी भी हिंदू विरोधी ताकत की हिंदू विरोधी ताकत तत्वों के अंदर ये ताकत नहीं बची कि वो कुदृष्टि से देख सकें हिंदुओं का, उसको उनके अनिष्ट करने की सोच भी सकें, ये आज एक बनी है। और जो ऐसी जरूरत कर रहे हैं उनका इस तरीके से दमन किया जा रहा है कि उनकी 7 पुश्तें भी उसको याद रखें, इस तरीके से उनका दमन किया जा रहा है। तो ये जो स्थिति बनी है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश करे, इसका श्रेय संघ लेने की कोशिश करे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये इंडिविजुअल है योगी आदित्यनाथ का, ये एक व्यक्ति का ये प्रताप है। ये संघ और उसका प्रताप नहीं है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इतने जो है होते तो 1978 में भी, उसके बाद में मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह, तो 1978 में और बड़ी कल्याण सिंह की चर्चा हो रही, तो क्या योगी ये कहना चाहते कि ये सारे लोग कुल मिला के समझौता, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके और जो प्रदेश के नेता तक थे, वो कुल मिला के समझौतावादी थे। जब कोई जो है टकराहट निर्णायक मुकाम पर पहुंच जाती थी तो वो उदारवादी चोला ओढ़ लेते थे, उदारवादी चेहरा अपने चेहरे पर चस्पा कर लेते थे। फिर उस समय जो है उनको अपने आप को उदार कहलाने का फैशन में मतलब वो बह जाते थे। ये तो एक मेरा व्यक्तिगत है, और ये इसलिए उनको साबित करना पड़ रहा है क्योंकि उनको बहुत लगाव इसलिए भी नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं या जाने अनजाने में अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे एक कारण हो सकता है क्योंकि चूँकि उनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। उनके गुरु महंत अवैधनाथ तो हिंदू महासभा के थे और मूल रूप से हिंदू महासभा के बाया हुआ है। संघ में भी उन्होंने काम नहीं किया, तो संघ के लिए उनके मन में कोई बहुत ज़्यादा या भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका कलेजा फट जाए, ये बात उनके बारे में सोची नहीं जा सकती। तो ये लगता है कि पूरा का पूरा ये दिखाई देने लगा कि ये जो 1978 का जो मसला है, 1978 की दंगों की चर्चा का जो मसला है, के दंगे की चर्चा का जो मसला है, वो ये इस बात को स्थापित करने का एक प्रयास दिखाई देता है, एक उपक्रम दिखाई देता है कि ये जो कुछ भी है वो योगी का इंडिविजुअल है। क्योंकि इसी रास्ते पे कभी मोदी जी भी चले थे। हालांकि नरेंद्र मोदी तो मूल रूप से राष्ट्रीय संघ से ही आए, वो तो संघ के ही पहले प्रचारक थे और संघ के फिर वो संघ ने ही उनको अपनी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी में देने के लिए कहा। लेकिन जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और गुजरात के मुख्यमंत्री, उनके दौर में जो दंगे हुए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? उस समय भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो अटल जी थे ना। तो अटल जी तो राजधर्म की बात कह के कि राजधर्म का पालन करें, ये बात कह के और उनसे इस्तीफा देने को जो है उनके लिए इशारा कर रहे थे मोदी जी का। वो तो उनका समर्थन करने की बजाय उनके लिए इस्तीफा देने की सिफारिश कर रहे थे। लेकिन देश भर में जो एक तरह से उग्र हिंदू चेतना है, वो उसकी लामबंदी इतना ज़्यादा मोदी जी के लिए हो गई थी। लोग कह रहे थे कि अटल जी ने उदार तो इसलिए छोड़ दिया, लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं ये मानते कि उदार तो इसलिए नहीं छोड़ दिया, मोदी जी के बस में नहीं रह गया था वो,
अटल जी के बस में नहीं रह गया था कि वो उनका इस्तीफा ले सकें, इसलिए वो चल पाए। और इसके बाद में इसी अपनी इस हेकड़ी को बरकरार रखने की वजह से ही उन्होंने देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफ़र तय किया। अब उस रास्ते पर वो महत्वाकांक्षा, वो उस मंजिल को पाने की कोई ना कोई इच्छा योगी जी के मन में है। भले ही वो खूब कहते हो कि मैं तो दिल्ली नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो सीधे ये चाहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से हटाया जाए तो मैं गोरखपुर चला जाऊँ। ये तो अगर मोदी जी से भी उस समय कहा गया होता कि आप गुजरात से अभी चले आइए एक केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए, तो फिर शायद मोदी जी भी उस समय यही कहते कि मैं गुजरात नहीं जाऊँगा, मैं तो यही करूँगा कि गुजरात की सेवा करते करते और मैं फिर अपने वापस संघ में जाके वो प्रचारक के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करने लगूँ। यही वो कहते, कुछ इसी टाइप का होता उनका वक्तव्य जैसा योगी जी वक्तव्य दे रहे। लेकिन मोदी जी ने एक मतलब नो रिस्क नो गेन, तो उन्होंने उस समय एक रिस्क लिया, एक कट्टर ढंग से हिंदुत्व की विजय के लिए, और उसका परिणाम है और उसका हासिल उनको हुआ। और उसमें अगर वो एक बीच का एक पद लेते तो वो उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाते थे। शायद यही कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं ये जो है तरीका, ये जो बातें हैं, ये योगी जी के दिमाग में भी, योगी जी के वो ये है कि अगर हमने कहीं गलती कर दी है, कल्याण सिंह के भी दिमाग में ये था, इसीलिए कल्याण सिंह को पार्टी से बाहर होना पड़ा था कि या तो मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूँगा या सीधे मुझे प्रधानमंत्री चुन लिया जाए, तो मतलब तब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद छोड़ाऊंगा। इसी चक्कर में उनको पार्टी से बगावत करनी पड़ी थी और उनको बाद में उन्होंने अपनी नई पार्टी बना के भाग आजमाइश की थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए थे और अंत में फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के शरणागत होना पड़ा था। तो वो तो एक तरह से इस मामले में एक विफल नेता सिद्ध हुए हैं, एक विफल व्यक्तित्व सिद्ध हुए। लेकिन मोदी जी विफल व्यक्तित्व नहीं रहे, वो अगर अड़े रहे तो वहाँ तक पहुँच गए। और योगी जी भी का भी अपने बारे में आकलन ये है कि वो भी एक विफल व्यक्तित्व नहीं है। वो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जितना मौका मिल रहा है उतना वो काम करते जाएं और वो ये साबित करते जाएं कि वो विलक्षण है, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ से बहुत ऊपर की चीज़ है। और इसलिए जब भी उन्हें लखनऊ से बदली लेना पड़े तो वो सीधे दिल्ली के सर्वोच्च सिंहासन पर पहुंचने के बाद वो बदली उनको स्वीकार हो। तो सबके पीछे अगर ये एक निष्कर्ष ये भी निकाला जा सकता है कि ये जो संभल के 1978 के दंगे की जो चर्चा कराई जा रही है उसका निशाना कहाँ है, इसका ये एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हमारे द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, या आप इस निष्कर्ष में हमारी एक तरह से हमारी व्याख्या में कोई दोष ढूंढते हैं, ये हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय लिखें, तो हमें और ज़्यादा मदद मिलेगी अपने निष्कर्ष को शुद्ध करने में या अपने निष्कर्ष को तराशने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। और साथ ही इस वीडियो से को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करने की भी आप लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।